यूजीसी नेट पेपर 1 की रिवीजन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम पेपर 1 के यूनिट 10 हायर एजुकेशन पे चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने भारत में उच्च शिक्षा के विकास को देखा था। इस वीडियो में हम जो भी बाकी बचे हुए टॉपिक हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF देखना चाहते हैं, उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो मेरा नाम राजन तिवारी है। अन्य डिटेल यहाँ लिखी हुई है। ये चीज़ें मैंने NCERT से ली हैं। NCERT में एक चैप्टर है हायर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। उसमें दिया है कि वेदों में एक वेदांग हैं जिनमें अलग अलग भाग दिए हैं, वेरियस डिसिप्लिन दी हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। ऐसी 6 डिसिप्लिन हैं। इनका नाम आप याद रख सकते हैं। पहली है शिक्षा, दूसरी है कल्प, तीसरी ज्योतिष, चौथी व्याकरण, पांचवी निरुक्त, छठवीं छंद। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ऐसा जनरली हम लोग याद करते थे। क्रम से याद नहीं करना है, बस आपको ऑप्शन देख के पता चल जाए कि हाँ ये 6 चीज़ है। एक चीज़ उसमें और दी थी कि जो वैदिक काल में महिलाएं जो स्कॉलर थीं, जो वेद पढ़ती थीं, उनका नाम दिया है। उनमें है मैत्रेय, विश्वम्भरा, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा एटसेट्रा। मतलब बुक में इतने ही नाम दिए हैं। एक विहार के बारे में दिया है। ये बौद्धों का शिक्षा का केंद्र था। मतलब यहाँ वो रहते थे, यहाँ मेडिटेट करते थे, डिबेट करते थे, वाद विवाद करते थे। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि प्राचीन भारत में शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से थे। ये भी मैंने NCERT से ही उठाया है। पहला तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पाणिनि जिन्होंने व्याकरण लिखी संस्कृत में, जीवक जो वैद्य थे, चाणक्य को तो आप जानते ही होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के शिष्य गुरु थे, वो यहीं पढ़े तक्षशिला में। वर्तमान में पाकिस्तान में है तक्षशिला। 1980 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज बनाया है। और इसके जो टूट फूट गई थी तो इसको कनिंघम जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने खोजा था। दूसरी जो यूनिवर्सिटी बहुत फेमस भारत की, इसको मतलब ये 2 यूनिवर्सिटी ने यूनेस्को ने हेरिटेज बनाया है। दूसरी है नालंदा विश्वविद्यालय। ये 5वीं शताब्दी में बनी थी और 12वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त ने इसे बनाया था और बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में। पागल था ये। पागल क्या था, इनको पता था कि भारत को अगर जीतना है तो भारत के जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको तोड़ दो, उनको ख़त्म कर दो। बोलते हैं कि यहाँ 90 लाख किताबें थीं जिसको बख्तियार खिलजी ने लाइब्रेरी जला दी थी और ये करीब 3 महीने तक जली थी। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी किताबें थीं और कितनी हमारी समृद्ध परंपरा थी। इतनी समृद्ध परंपरा थी कि वेनसांग हमारे यहाँ आया था, चीन से आया था और यहाँ आके अध्ययन किया था। इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालय का बस आप नाम समझ सकते हैं, जैसे मिथिला विश्वविद्यालय। मिथिला नाम से ही समझ में आ रहा है, राजा जनक की नगरी थी। यहाँ न्याय और तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था। तलहोरा यूनिवर्सिटी है, ये बिहार में थी। मतलब बिहार उस समय ज्ञान का केंद्र था। यहाँ भी वेनसांग आया था। मतलब हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी तो बहुत रही होंगी। वेनसांग जैसे लोग जब आए वो अपनी राइटिंग्स में लिखे तो कुछ का वर्णन जहाँ जहाँ वो गए थे उसका हमको मिलता है। एक शारदा पीठ मंदिर विश्वविद्यालय था। ये अशोक के समय था, राजा जो अशोक था उसके समय था और ये अभी POK में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी उड़ीसा में है। इसका वर्णन भी वेनसांग करता है। मतलब सीधा सीधा अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इसका वर्णन किस राइटर ने किया है तो नहीं पता तो आँख बंद करके वेनसांग लगा दीजिए। नागार्जुन विद्यापीठ, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर नागार्जुन के नाम पे बना है और कृष्णा नदी के किनारे, मतलब दक्षिण भारत में। मतलब 2-3 चीज़ कॉमन है। धर्म अगर पूछ रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बुद्धिस्ट कर दीजिए। कौन सा यात्री था नहीं समझ में आ रहा है तो वेनसांग कर दीजिए। और अगर बंगाल के आसपास किस राजवंश ने बनाई नहीं समझ में आ रहा है तो पाल कर दीजिए। इसीलिए मैं यहाँ पे एक साथ लिख दिया हूँ कि पाल शासकों ने क्या क्या बनाया।
तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बनाया, ये दोनों बिहार में। इसके अलावा इन्होंने संपूरा विश्वविद्यालय, जगदल्ला विश्वविद्यालय और नादिया विश्वविद्यालय बंगाल में, मतलब कुछ बांग्लादेश में, कुछ अपने पश्चिम बंगाल में। इसका अंतर जो अपने को समझना है, एक होता है ओरिएंटल लर्निंग। इसका मतलब होता है कि जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है, वेद हैं, वेदांग हैं, इनको महत्व देना, मतलब प्राचीन भारतीय ज्ञान के महत्व को समझना, संस्कृत समझना। दूसरा है कन्वेंशनल लर्निंग, मतलब परंपरागत जो पढ़ाई का तरीका है, जो पिछले कई सालों से हम पढ़ते हैं, मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि टीचर आए, हम किताब पढ़े, किताब रटे, ब्लैक बोर्ड में वो लिखे, ये कन्वेंशनल लर्निंग है। और नॉन कन्वेंशनल मतलब जो गैर परंपरागत तरीके हैं, जैसे MOOC मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मतलब जो हम ऑनलाइन पढ़ते हैं टीवी में या मोबाइल में, यूट्यूब में, जो आप अभी पढ़ रहे हैं, ये नॉन कन्वेंशनल है। प्रोफेशनल कोर्स मतलब क्या होता है, जैसे लॉ हो गया, MBA हो गया, BTech हो गया, CA हो गया, ये प्रोफेशनल कोर्स हैं। भारत में यूनिवर्सिटी के टाइप अगर आपको समझना है तो एक तो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये क्या होती है, संसद के द्वारा, संसद के एक्ट से बनती है। ये सवाल कई बार आ चुका है आपके नेट में कि इसके विजिटर कौन होते हैं, तो इसके विजिटर होते हैं राष्ट्रपति। भारत के सबसे प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वही होते हैं। अभी वर्तमान में ये 56 है, कहीं कहीं 54 भी मिलती हैं, लेकिन UGC की साइट में 56 दिखा रहा है। दूसरा है स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ये 479 इसकी संख्या दिखा रहा है। अगली है डीम्ड यूनिवर्सिटी, UGC के एडवाइस में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इसको परमिशन देता है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसको भी UGC परमिशन देती है। अगला है कि हायर एजुकेशन में एपेक्स बॉडी कौन कौन सी, एपेक्स मतलब उच्च स्तरीय बॉडी, पहला तो UGC ही है, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। हमने पढ़ा था ना, जो राधा कृष्णन आयोग बना था उसकी सिफारिश से ये 1953 में बनता है, और 1956 में संसद के अधिनियम से इसको स्टैट्यूटरी मतलब विधिक दर्जा मिलता है। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की सिफारिश से, यही राधा कृष्णन की अध्यक्षता में बनता है। इसमें चेयरमैन होते हैं जो अभी जगदीश कुमार हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और 10 सदस्य होते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष थे DS कोठारी। अगली संस्था जो है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो BTech करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उनका ये देखती है। 1945 में बनी थी और 87 में स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, मतलब इसका मतलब है कि संसद के अधिनियम से इसको पारित किया गया कि हाँ AICTE अब रहेगी। ICAR मतलब ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये स्टैट्यूटरी नहीं है, मतलब अभी तक इसको संसद के अधिनियम से दर्जा नहीं दिया गया है विधिक। ये 1929 में बनती है, पहले पूसा में थी, अब दिल्ली में है, लेकिन जहाँ पे है उसको पूसा रोड बोलते हैं। NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये 1989 में इसका गठन होता है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन मतलब शिक्षकों को शिक्षा देने की काउंसिल जो है 1995 में बनती है। बस ईयर आपको याद रखना, इग्नू 87 में बनता। इग्नू क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब ये ओपन यूनिवर्सिटी है, ये कन्वेंशनल टाइप का नहीं है। आप घर से पढ़िए, बस परीक्षा दिलाइए, आपको डिग्री मिल जाएगी। बार काउंसिल जो वकीलों को परमिशन देती है वकालत की, वो 1961 में बनी। NTA इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि यही आपका एग्ज़ाम ले रही, 2017 में बनती है, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। NCERT 1961 में बनती है। और स्कूल के लिए ये कंफ्यूज कर सकता है कि NCERT किसका सिलेबस बनाती है, तो NCERT स्कूल का सिलेबस बनाती है। अगला है NAAC, इसका फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। देखिए इसका काम अगर आपको समझना है, अगर आप यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़े हैं, कॉलेज से नहीं जुड़े हैं, कॉलेजों में क्या है कि आपस में प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, तो कॉलेज तो कुछ काम ही नहीं करेंगे। तो NAAC आता है हर 5 साल में, और ये आके आपके कॉलेज में देखता है कि रिसर्च कितना हुआ है,
बाकी चीज़ कैसी है, और उसके आधार पे आपको ग्रेडिंग देता है। ए हो गया, B+ हो गया, B- हो गया, C हो गया, ऐसी ग्रेडिंग देता है। मतलब आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छी ग्रेडिंग मिलेगी, फिर आपको अच्छी फंडिंग मिलेगी। ख़राब काम करोगे ख़राब ग्रेडिंग मिलेगी। तो लोगों के अंदर एक रहता है ना कि कॉलेज को अच्छी ग्रेडिंग दिलाएं, ख़राब है तो उसको अच्छी करें, अच्छी है तो और अच्छी करें, और अच्छी है तो और अच्छी बने रहे। तो ये 94 में संस्था बनी, बेंगलोर इसका हेडक्वार्टर है, और इसके प्रेजेंट चेयरमैन है अनिल सहस्त्रबुद्धे। NIRF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसका भी वही काम है। देखिए, NAAC तो हर 5 साल में एक बार आएगी। NIRF में क्या है कि हर कॉलेज अपनी डिटेल भरेगा कि हमारे यहाँ इतने बच्चे हैं, हमने इतने रिसर्च पेपर लिखे, हमारे यहाँ ये सुविधाएं हैं, दिव्यांगों के लिए सुविधाएं हैं। उसके आधार पे ये NIRF आपको रैंकिंग देगी। ये दोनों के लिए अच्छा है। कॉलेज के लिए अच्छा ये है कि उनको अच्छी रैंकिंग मिलती है, और बच्चों के लिए अच्छा ये है, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप रैंकिंग देख के जाएंगे ना पढ़ने कि इस कॉलेज को अच्छी रैंकिंग मिली तो मैं यहाँ जाता हूँ। तो 2015 से चालू हुई है, MHRD द्वारा अप्रूव होती है। और ये आपसे ना सवाल पूछ सकता है कि भाई इसमें किसको टॉप रैंकिंग मिली, इसमें किसको टॉप रैंकिंग मिली। तो अभी जो बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ओवरऑल, वो है IIT मद्रास। लगातार 5वीं बार ये टॉप में आया है। बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो है IISc, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये भी लगातार, ये बेंगलोर में है, और ये भी पिछले 7-8 साल से लगातार आ रही। बेस्ट कॉलेज जो है वो मिरांडा हाउस है, ये DU का एक कॉलेज है। बेस्ट मेडिकल कॉलेज, एम्स का नाम आप सुनते होंगे, दिल्ली वाले कोई भी बीमार होता है वहीं जाते हैं बड़े बड़े नेता या बाकी लोग, तो ये मेडिकल है। बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है IIT मद्रास। बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज है IIM अहमदाबाद। गुजरात के लोग वैसे भी मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं। बेस्ट रिसर्च कॉलेज है IISc बेंगलोर। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं, जैसे एक योजना है रूसा, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये 2013 में बनी है, और इसका मेन काम है इंफ्रास्ट्रक्चर देखना। देखिए, इसके बारे में मैं ज़्यादा बताऊं उससे पहले हम लोग थोड़ा सा वेबसाइट में देख लेते हैं, मतलब यहाँ से भी सवाल सीधे सीधे आते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की वेबसाइट है, सामने ही में देखिए लिखा है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। अब इसमें अलग अलग चीज़ आपको दिखा रही है, जैसे युक्ति दिख रहा है, स्वयं प्रभा दिख रहा है, NIRF दिख रहा है, एरिया दिख रहा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम दिख रहा है, AISHE दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अब चलिए हम इसको क्लिक करके देखते हैं कि ये क्या है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2013 में लॉन्च हुई है, और ये प्रोवाइडिंग स्ट्रेटजिक फंडिंग टू द एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मतलब कि जो एलिजिबल इंस्टीट्यूट हैं उनको फंडिंग देती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। 60-40 है, ये सब अपने को बहुत जानने के लिए नहीं है, बस बेसिक जो है वो आपको पता रहना चाहिए। तो ये रूसा का काम है। इसके अलावा अगर आपको बाकी चीज़ देखना है, जैसे ये NIRF का है। NIRF के पेट्रोन कौन होंगे? धर्मेंद्र प्रधान हो गए, अभी ये मिनिस्टर हैं। अब देखिए यहीं पे आपको सब दिख रहा है। चेयरमैन AICTE के कौन है? प्रोफेसर TG सीताराम। प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे किसके हैं? NBA के। अभय जेरे किसके हैं? इनोवेशन सेल के। तो ये सब नाम कभी कभी आ सकता है। अब देखिए स्वयं प्रभा उसमें लिखा था। स्वयं प्रभा क्या है? देखिए रिमोट बना है ना, TV बनी है। तो ये 40 DTH चैनल का ग्रुप है। इसमें क्या है कि हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम 24/7 दिखाते हैं GSAT 15 सैटेलाइट के यूज से। तो ये आपको समझना है कि इसी को स्वयं प्रभा है। मतलब सीधा सीधा अगर आपसे पूछे कि स्वयं प्रभा क्या है तो आप बता सको कि स्वयं प्रभा ये है।
देखिए NIRF के बारे में अगर आपको देखना है तो ये 29 सितंबर 2015 से चालू हुआ। और इसके पैरामीटर क्या क्या हैं? टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स। देखिए ये सब आपको पता रहना चाहिए। टीचिंग लर्निंग है, दूसरा रिसर्च है, तीसरा ग्रेजुएशन आउटकम है, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चे को कुछ मिल रही नौकरी कि नहीं। चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। इसका मतलब क्या है कि इंक्लूसिव है कि नहीं, सभी कि जाति के लोग पढ़ते हैं, सभी क्षेत्र के लोग पढ़ते हैं। उसमें पूछता है जब हम भरते हैं तो कि भाई बाहर के राज्य के कितने लोग पढ़ रहे हैं। और परसेप्शन मतलब लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये पूछ सकता है आपसे। टीचिंग लर्निंग पहला, दूसरा रिसर्च, तीसरा आउटकम, चौथा इंक्लूसिव और पांचवा परसेप्शन। इंडियन नॉलेज सिस्टम अभी भारत सरकार बहुत जोर दे रही, जिसका मतलब है कि लेट अस स्ट्राइव फॉर द विजडम दैट लीड्स टू द वेलफेयर ऑफ ऑल। मतलब इसमें यह है कि भारतीय जो भी खेल हैं, भारतीय परंपराएं हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। अगली चीज़ है AISHE। AISHE का मतलब होता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि सभी कॉलेज जो हैं अपनी रिपोर्ट भरते हैं। देखिए 1113 यूनिवर्सिटी भरी, इतने कॉलेज भरे, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इतना है, जेंडर पेरिटी इंडेक्स 1.05 है, प्यूपल टीचर इंडेक्स कितना है, मतलब बच्चों में कितने टीचर हैं, तो ये 24 है। तो इसके आधार पे ये रिपोर्ट मिलती है हमको। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो हमको समझना है, जो हम इसकी वेबसाइट से खोज सकते हैं। जो एरिया भी है वो आपका NIRF से ही जुड़ा हुआ है। तो ये सब हमको मतलब एरिया देखिए NIRF से जुड़ा हुआ है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, मतलब इनोवेशन में के आधार पे उसको NIRF में इनोवेशन का अलग से कॉलम है, जिसमें एरिया नाम का एक एक्रोनिम है। तो आपसे पूछ सकता है ARIIA क्या है, तो आपको बताना है कि ये इनोवेशन के लिए रैंकिंग है। एक इसमें युक्ति भी है। युक्ति ना कोविड के टाइम आया था। इसका यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। मतलब यंग इंडिया क्या है, कोविड को अपने नॉलेज से, ज्ञान से, टेक्नोलॉजी से और इनोवेशन से जीतेगा। अब आखिरी चीज़ हम ये भी देख लेते हैं कि ICT इनिशिएटिव क्या है। ICT मतलब इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। तो इसमें देखिए एक तो स्वयं है, दोनों में ना आप कंफ्यूज नहीं होना है। स्वयं क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। मतलब इसमें क्या है कि कंटेंट है, आप स्वयं का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से कोर्स देखिए और उसके बाद आपको क्रेडिट मिलेगा। मतलब इससे क्या है कि फैकल्टी डेवलप करेंगे कोर्स और लोग उसको देखेंगे। दूसरा है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है, 24/7 क्या है, आपको कंटेंट देखोगे। अगला है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें क्या है कि एक्सेस कंटेंट ऑन मल्टीपल डिसिप्लिन। मतलब ये क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी। आप चाहो तो डाउनलोड करके देख लो अपने मोबाइल में, वहाँ आपको बहुत सारी बुक हैं, वो डिजिटल फॉर्म में है। अगला है EPG पाठशाला। इसमें क्या है कि फ्री बुक्स एंड करिकुलम बेस्ड कंटेंट। मतलब इसमें भी आपको बुक्स और करिकुलम मिलेगा। अगली चीज़ है शोध गंगा। शोध गंगा क्या है, जो थीसिस होती है ना, जो PhD करते हैं, तो PhD वालों की थीसिस क्या है, इसमें एक्सेस कर सकते हैं अपन, उसमें रखी हुई है। शोध गंगा आप साइट खोलेंगे तो उसमें आपको पूरी PhD मिलेगी। उसके बाद क्या है शोध सिंधु। शोध सिंधु क्या है, जर्नल है। मतलब इसमें आपका मतलब आप वो कर सकते हैं, शोध सिंधु में अपना प्रकाशन वो कर सकते हैं, छपवा सकते हैं। फिर यंत्र हैं, मतलब इंजीनियरिंग के हैं। इसमें गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन एम्बेडेड सिस्टम। मतलब इसमें क्या है कि लैब्स, ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग, ये सब की बात है। फिर है FOSSEE, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। मतलब ये फोसी क्या है, सॉफ्टवेयर है। बस आपको बस थोड़ा थोड़ा पकड़ना है। स्पोकन ट्यूटोरियल, ये तो
स्पोकन करके सिखाएगा। वर्चुअल लैब मतलब लैब है, वर्चुअली मतलब आप नेट से देख सकते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ है। नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी है, फिर समर्थ है। समर्थ क्या है? स्टूडेंट डेवलपिंग लाइफ साइकिल, मतलब ये क्या है? ई गवर्नेंस के लिए है कि यूनिवर्सिटी क्या है, प्लानिंग कर सके अपनी, और अब क्या बोलेंगे, यूनिवर्सिटी आगे बढ़ सके। मतलब समर्थ को आपके 2019 में लॉन्च किया गया था, और ये क्लाउड बेस्ड एक सिस्टम है जिसमें यूनिवर्सिटी अपना स्टूडेंट के लिए सर्विस दे सकती है, स्टाफ के लिए दे सकती है। मतलब वो जो साइट आइट बनाती है ना, वो सब है समर्थ में। यूनिवर्सिटी मतलब समर्थ होती है। विद्वान मतलब एक्सपर्ट डाटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क, मतलब इसमें एक्सपर्ट लोग का डाटाबेस होता है। फिर शोध शुद्धि, इसमें क्या है? प्लेगरिज्म जो होता है ना, जैसे आप प्लेगरिज्म मतलब होता है, अगर आपको समझना है तो जैसे मैं किसी का कॉपी पेस्ट करके अपना आर्टिकल लिख दिया, कोई अपना आर्टिकल लिखा है उसी में मैं थोड़ा बहुत चेंज करके अपना लिख दिया, तो उसको पकड़ने के लिए रहता है शोध शुद्धि। मतलब देखिए नाम से सब समझ में आ जाता है। शुद्धि मतलब आपकी चीज़ जो है शुद्ध हो। और ABC जो हम पढ़े थे, जो एजुकेशन पॉलिसी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मतलब यहाँ क्या है कि आपका जो एकेडमिक स्कोर है स्टूडेंट्स का, वो वहाँ स्टोर रहेगा, कहीं से भी उसको देखा जा सकता। फिर से हम यहीं आते हैं अपने रूसा मतलब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अभी हम देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इसे लाया गया था 2013 में। अगला है उन्नत भारत अभियान। इसमें क्या है कि मेन क्या था, 2014 में आया था, और रूरल इंडिया को मेन फोकस है। उन्नत भारत मतलब भारत की, क्योंकि मैक्सिमम आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो उसमें नॉलेज इंस्टीट्यूशन बनाना। फिर एक है ज्ञान, ये 2015 में आया। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। मतलब जैसे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, जो भारत के हैं या विदेश के हैं, मैनेजमेंट के बड़े लोग हैं, अन्य क्षेत्रों में जो बड़े लोग हैं, उनको भारत की उच्च शिक्षा में इंगेज करना, मतलब उनका लेक्चर कराना, बाकी सब कराना, मतलब उनके ज्ञान का हमारे देश में फ़ायदा मिल सके। अगला है इम्प्रेस। ये देखिए सीधा सीधा आएगा कि इम्प्रेस किससे रिलेटेड है, तो आपको बोलना है इम्प्रेस सोशल साइंस में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। SS का आखिरी मतलब होता है सोशल साइंस। अगला सीधा सीधा पूछ सकता है स्पार्क। देखिए इम्प्रेस और स्पार्क ना एक साथ आए थे, दोनों रिसर्च के लिए ही थे। स्पार्क का काम भी है हायर एजुकेशन में रिसर्च को बढ़ाना। फुल फॉर्म अगर आपको देखना है तो स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलाबोरेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये यूनिवर्सिटी 1 है, ये यूनिवर्सिटी 2 है, तो यहाँ के प्रोफेसर यहाँ के साथ कोलाबोरेट करके, यूनिवर्सिटी आपस में कोलाबोरेट करके रिसर्च करती हैं, तो ये स्पार्क है। इम्प्रेस स्पेसिफिक, क्योंकि सोशल साइंस में कम रिसर्च हो रही थी उसके लिए। तो ये सब हमारे अलग अलग टॉपिक हैं। तो आपने अभी तक देखा उसके लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसी में आप टिक मार लीजिए, और आपके जो भी सुझाव हैं, सलाह हैं, वो आप हमारे चैनल में भी बता सकते हैं या कमेंट में भी बता सकते हैं। खूब सारा धन्यवाद आपका पुनः।